नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को तैयार है, लेकिन इस बार उनका ताज कांटों भरा होगा, क्योंकि 10 साल बाद पहली बार बहुमत के लिए वो एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर रहेंगे, जिसकी वजह से बड़े और कड़े फैसले लेने में उनके हाथ भी बंधे रहेंगे। ऐसे में सरकार पर आंच न आए, उसके लिए बीजेपी की कोशिश एनडीए के पाले में नए सहयोगियों को लाने की होगी, ताकि संख्या बल कम ना पड़े। आखिर क्या होगा एनडीए का प्लान बी, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। कोशिश है कि 3-4 मंत्रालय, 4 से 5 मंत्रालय हमारे जो है, और एक अच्छे मंत्रालय हो इस बार। अभी तो सरकार गठन का मसौदा भी तैयार नहीं हुआ, अभी तो पार्टियों में मंत्री पद का बंटवारा भी नहीं हुआ, न ही शपथ ग्रहण हुआ, और सहयोगियों ने शर्त रखनी भी शुरू कर दी। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। 10 साल बाद बीजेपी संख्या बल में थोड़ी कमजोर पड़ी है और पार्टी को सरकार बनाने के लिए गठबंधन के सहयोग की जरूरत है, मगर सहयोगियों ने जरूरत पड़ने पर अपनी कीमत बतानी शुरू कर दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना शिंदे गुट। इन तीनों पार्टियों की सीटें जोड़कर ही बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े को पार कर पाई है, लिहाजा इनके तेवर चढ़े हुए हैं। हालांकि अब तक टीडीपी की तरफ से कैबिनेट में सीटों की संख्या को लेकर कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 5 से 6 बड़े मंत्रालय, लोकसभा स्पीकर का पद और आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाना चाहती है। ऊपर से विपक्षी गठबंधन भी लगातार पार्टियों पर डोरे डालने में लगा हुआ है, लिहाजा बीजेपी सेफ साइड के लिए प्लान बी तैयार करना चाहती है, ताकि इन 3 दलों में से अगर कोई भी साथ छोड़ता है तो सरकार पर खतरा बिल्कुल भी ना आए। इसके लिए बीजेपी की नजर उन सांसदों पर टिकी है जो अब तक न एनडीए में शामिल हैं और न ही इंडिया गठबंधन में। आपको बता दें, इस बार 7 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। इन्होंने चुनाव तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ा, लेकिन 5 जून को हुई बैठक में शामिल भी थे, लिहाजा इनके एनडीए में आने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। तीसरा नाम है दमन और दीव से निर्दलीय सांसद उमेश भाई बाबूराव पटेल। इन्होंने चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को ही शिकस्त दी है, लिहाजा इनके भी एनडीए में आने पर संशय है। चौथा नाम है पंजाब के खडूर साहिब से सांसद बने अमृतपाल सिंह। फिलहाल अलगाव के आरोप में एनएसए के तहत असम की जेल में बंद है, ऐसे में बीजेपी के समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। पांचवा नाम है पंजाब के फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा। ये इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा और खालिस्तान समर्थक हैं, ऐसे में इनका भी बीजेपी के साथ आना मुश्किल है। छठा नाम है अब्दुल रशीद शेख उर्फ रशीद इंजीनियर। ये कट्टर पाकिस्तान परस्त और अलगाववादी हैं, अभी भी टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद हैं, यानी मोदी सरकार के समर्थन का सवाल नहीं है। 7वें और आखिरी निर्दलीय उम्मीदवार हैं मोहम्मद हनीफ, जो लद्दाख से चुनाव जीते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता हैं, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन से नाराज होकर बागी बन गए। इनके इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में शामिल होने के 50-50 चांस हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम के चंद्रशेखर भी यूपी की नगीना सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, मगर ये बीजेपी के कट्टर विरोधी रहे। इसके अलावा हैदराबाद से जीते एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी इंडिया से अलग हैं, मगर इनका भी एनडीए के साथ आने का सवाल नहीं बनता। अगर शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर बठिंडा से सांसद बनी हरसिमरत कौर से एनडीए को उम्मीदें हैं, क्योंकि एसएडी लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रही है, ऐसे में हरसिमरत कौर के एनडीए में वापस आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन 13 सांसदों के अलावा वाईएसआर सीपी के 4 सांसद भी हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, मगर एनडीए की सहयोगी टीडीपी का वाईएसआर सीपी से 36 का आंकड़ा है। ऐसे में दोनों दल एक साथ नहीं आ सकते, मगर इतना जरूर है कि अगर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने एनडीए का साथ छोड़ा तो वाईएसआर सीपी संजीवनी का काम कर सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही सहयोगियों की डिमांड ने सवाल खड़े शुरू कर दिए हैं। क्या मोदी 3.0 एक बार फिर से उसी रफ्तार से फैसले ले पाएगी जो पीछे 10 साल से ये सरकार फैसले लेती आई है? दरअसल बीजेपी के लिए प्लान बी की तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जेडीयू और टीडीपी के कभी भी पलटने का डर बना हुआ है। इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या 3.0 भी उतना सक्सेसफुल हो पाएगा। पहले भी दोनों पार्टियां एनडीए से अलग हो चुकी हैं, खास करके नीतीश कुमार से बीजेपी को बड़ा डर है। लिहाजा नीतीश को साधे रखने के लिए 2025 का स्पेशल ऑफर दिया गया। आखिर क्या है ये ऑफर, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। नीतीश की पार्टी से डिमांड बढ़ी तो बीजेपी ने प्लान बी का पासा फेंक दिया। नीतीश की पार्टी का दबाव बढ़ा तो बीजेपी ने नया जाल फेंका। नीतीश के बढ़ते डिमांड को साधने के लिए बीजेपी ने क्या कहा, सुनिए। 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। बीजेपी ने नीतीश को साधने के लिए अपना बड़ा दांव तो चल दिया और 2025 में नीतीश के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ने का ऑफर कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? उसकी वजह है नीतीश पर लगा पलटू राम का ठप्पा, क्योंकि बीजेपी को डर है कि नीतीश फिर यू टर्न न मार जाएं। इससे पहले नीतीश ने कब का पाला बदलने में देर नहीं की, वो भी देखिए। 1994 जनता दल छोड़कर समता पार्टी बनाई। 1998 एनडीए में शामिल हुए। 2013 एनडीए छोड़ा। 2015 कांग्रेस आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया। 2017 महागठबंधन छोड़ा, एनडीए में वापस हुए। 2022 एनडीए छोड़ा, कांग्रेस आरजेडी के साथ आए। 2024 एनडीए में वापसी, बिहार के सीएम बने। अब सत्ता में एक बार फिर 240 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने को आतुर है, लेकिन बिहार से नीतीश सबसे बड़े किंगमेकर की भूमिका में है। सच्चाई तो यही है कि मौका देखकर भला चौका कौन नहीं मारना चाहेगा, और बीजेपी को यही डर है कि नीतीश बाबू फिर से यू टर्न न मार जाए और सरकार बनने से पहले ही बिखर न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद बीजेपी पर संकट के बादल हैं और हार के पीछे की वजह को खोजने के लिए लगातार मंथन भी चल रहा है। कल दिल्ली में यूपी के बीजेपी के दिग्गजों के साथ बैठक है। आखिर अब तक के मंथन में क्या निकला, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। यूपी में बीजेपी की हार, कौन कौन कसूरवार? इन सवालों के साथ यूपी से दिल्ली तक बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, तो प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली में तलब हैं। यूपी में हार की समीक्षा खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों हारी बीजेपी? कल दिल्ली में यूपी का महामंथन। आज दिल्ली में बीजेपी के पहले दौर की बैठक करीब 7 घंटे तक चली। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मौजूद थे, तो दूसरी बैठक करीब 7:15 बजे शुरू हुई, जो अमित शाह और मोदी के बीच रही। पहले दौर का मंथन खत्म हो चुका है और अगले दौर की बैठक उत्तर प्रदेश में हार पर होगी। पार्टी ने हार की वजह को खंगालना शुरू किया तो परत दर परत एक एक बात खुलती चली गई। सूत्रों के मुताबिक यूपी में पार्टी के सामने हार की जो वजह सामने आई, उसमें कई प्रमुख कारण हैं। पहली वजह 2 से 3 बार से रहे स्थानीय सांसदों से नाराजगी। दूसरी वजह जमीनी स्तर पर जनता से कनेक्शन में भारी कमी। तीसरी वजह स्थानीय स्तर पर पार्टी नेताओं में भीतरघात। कल की बैठक में यूपी के बीजेपी के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। पार्टी में भीतरघात की खबर से सबसे ज्यादा बौखलाहट है और फैसले क्या क्या ले सकती है, तो समझिए। बदलाव हो सकते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष पर गाज गिर सकती है। जिला स्तर पर पार्टी एक्शन ले सकती है। 15 मई से पहले बड़ा बदलाव संभव है। यूपी की हार की समीक्षा बैठक में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार तीनों ही वर्ग के वोटर एसपी की तरफ शिफ्ट हुए। इसके साथ ही संघ की नाराजगी दूर करने की कोशिश पर भी चर्चा होगी। यानी वो सभी कारण जिसकी वजह से यूपी में
बीजेपी सिर्फ 33 नंबरों पर सिमट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।